हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में मेरे से बड़ों छोटों और सभी सज्जनों और देवियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रोज़ की तरह अपने द्वारा रचे हुए मानव जीवन में कर्म प्रधानता मानव जीवन की उपलब्धि का सबसे बड़ा कारक होता है। कर्म से ही हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छी चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्मों से ही हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सकते हैं। कर्म से ही हम बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचकर अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी मानव मात्र या प्राणी मात्र से लेके समूचे विश्व के परिदृश्य में जितनी भी मानव जाति रह रही है और जितने भी राष्ट्र हैं, सब राष्ट्रों को आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मानक हमारा कर्म क्षेत्र होता है। कर्म क्षेत्र मानव द्वारा संचालित किया हुआ सृष्टि जनित कार्यों की गतियों को आगे बढ़ाना, उसमें नई उपलब्धियों को प्राप्त करना और नए आविष्कारों का पता करना, उत्तरोत्तर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाना कर्म प्रधानता की सबसे बड़ी पहल है। इसी से हम एक उन्नतिशील राष्ट्र की संरचना कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र आज आगे बढ़ रहा है तो वहाँ के नागरिक कर्म प्रधानता से अपने कार्य को करते हैं। जो भी आज विश्व में अपना स्थान लिए हुए हैं, चाहे वह किसान हो और हमारे सैनिक हों, हमारे राष्ट्र के राजनेता हों, आध्यात्मिक जगत के लोग हों, सामाजिक जगत के लोग हों, खेल जगत के लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों और प्रचार प्रसार जगत के यानी मीडिया जगत के लोग हों, सभी की भूमिका हमारे कर्म क्षेत्र की प्रधानता के सूचक हैं। वही हमारे कार्यों के मानक हैं। उन्हीं के बलबूते से हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, अपने राष्ट्र और विश्व में अच्छे से काम करके अपना नाम उजागर कर सकते हैं और नई नई खोजों से, नए नए आविष्कारों से अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज अपनी रचना के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार कर्म प्रधानता मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सभी जानते हैं। कर्म के विषय में हमारा जीवन का शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक जो समय होता है वह कर्म की अनुसार अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कारों में, हमारे काव्यों में हर जगह हमें हमारे जो भी पुराने ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, सभी में हमें कर्म के लिए, कर्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रकार से अनेकों लोगों ने अपने प्रयास किए हैं, जिसे मानव कर्म क्षेत्र को कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकता और कर्म के बदौलत ही वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शोध है। बिना कर्म के हम जीवन के परिदृश्य में आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, देश की अस्मिता व तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हर क्षेत्र में बहुत आयामी कार्यों को किया करने की अभिरुचि को
हम कर्म प्रधानता कहते हैं। हमारे जीवन में नित्य कर्म, नैतिक कर्म, नियमशील कार्य, किसी मकसद से किया गया कार्य, निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य, प्रारब्ध से सहेजे हुए कार्य, न किए जाने वाले कार्य जिससे किसी को आघात न पहुंचता हो, इत्यादि भाव जो होते हैं हमारे कार्यों के भाव हैं। हमारे संस्कारों में कर्म की प्रधानता को सर्वोपरि माना गया है। कहीं पर भी आपने देखा होगा, हमारी गीता है, रामायण है और वेद हैं, उपनिषद हैं, कुरान है, शरीफ हैं, गुरु ग्रंथ हैं, जिस भी धर्म से संबंधित कोई भी पुराने हमारे पास हैं, वह हमको कर्म प्रधानता की ओर बल दे करके हमारे ऊपर एक प्रकार का मनोबल पैदा करके हमको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से सब कुछ सोच समझने की अवस्था में पदार्पण करता है। वह अपने कर्म पथ पर चलने लग जाता है। मानव अपनी जीविकोपार्जन यानी अपने भरण पोषण के लिए अन्य आश्रित प्राणियों पर अपनी सुविधा अनुसार कर्म पथ पर अग्रसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रिया प्रतिक्रियाओं विधियों द्वारा दूसरे प्राणियों को भी किसी न किसी रूप में कार्यों की भूमिका से जोड़ने का कार्य सदियों पूर्व करते आ रहा है। यानी दूसरे प्राणियों से भी मनुष्य कार्य करवाता है, उसको सीख देता है, क्योंकि मनुष्य में गुणवत्ता होती है, वही कार्य क्षेत्र में सबसे आगे है। इस प्रकार मानव अन्य प्राणी मात्र के साथ परस्पर सहयोग और एक दूसरे पर निर्भरता के साथ जीवन यापन करता रहता है। यानी हम परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तभी हम अपने कार्य क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी मानव अपने कर्म पथ को सार्थक बनाने में कामयाब होता है। यानी हमारी कामयाबी का अगर हम दूसरे पर नहीं आश्रित रहेंगे, दूसरे के अधीन नहीं काम करेंगे, तो हमको किस चीज़ से क्या प्रेरणा मिलती है, किससे हमको क्या कार्य लिया जाए, वह हमारे मस्तिष्क में विराजमान रहता है। उसी के अनुसार हम अपने कार्यों को गति देते हैं और उसी के जिससे हमको कम समय में अधिक कार्य को, यानी हमारा इनपुट और आउटपुट जो आजकल के लोगों में कहा जाता है, उसके अनुसार हम कार्यों की प्रासंगिकता को आगे बढ़ाते हैं। कर्म प्रधान, जैसे भी रामायण में भी कहा है दोस्तों, हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है, हर घर में रामायण पढ़ा जाता है, पुराण पढ़ा जाता है, सदैव पढ़ा जाता है, गुरु ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो इनमें सब में कर्म के प्रति सबके भाव यही है कि बिना कर्म के हम जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानक कर्म प्रधान है। हमारे जीवन में जब तक जीवन है तब तक हमको कर्म करना पड़ेगा। कर्म से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्म भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूचक है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल जाता। दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है। हम जिस प्रकार का कार्य करेंगे उसी प्रकार के फल की हमको अपेक्षा होती है। फल की अपेक्षा हमको कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे कर्म में गुणवत्ता होगी तो हमको अवश्य ही फल मिलेगा। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य जिस कार्य को करने के लिए भी हम अपने मन वचन और कर्म से काम करते हैं, तो हम उस कार्य में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे वेदों में, खास तौर से अथर्ववेद में, मनुष्य के दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय श्री होती है। हम हाथों के शौर्य से ही अपने कर्म पथ की शुरुआत करते हैं। हमारे द्वारा संपन्न किए गए कार्यों का कर्मफल हमारे हाथों में निहित है। यही कर्मफल हमें पुरुषार्थ के रूप में फल प्राप्त करवाता है। दोस्तों, ये बड़ी सोचने की बात है। यदि हमें अपने कर्मों पर सिद्धि प्राप्ति है तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक है। यानी हमारा जो पुरुषार्थ किया हुआ है वह हमारे जीवन में सार्थक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें यह महसूस करवाता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना स्वरूप बदलता है। और मानव द्वारा जो भी कार्य करने की कोशिश की जाती है वह भी ऊर्जा का ही स्रोत है। यही ऊर्जा परिपक्व होकर कभी न कभी मानव के अस्तित्व में प्रत्यावर्तित होकर पुनः आती है, दोबारा वह संचित हो जाती है। यही वैज्ञानिक भाषा में इसी को क्रिया प्रतिक्रिया की संज्ञा दी गई है। दोस्तों,
जितनी भी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और नष्ट हो जाती हैं, वे सब विश्व में आपदा के रूप में मानव द्वारा किए गए बुरे कार्यों की ही कृति की कारक होती हैं। यानी हम जो गलत कार्य करते हैं उससे हमारे जीवन में असफलता आती है और उससे हमारे बीमारियां आती हैं, विभीषिकाएँ आती हैं, वह भी हमारे कर्मों के दुष्परिणाम हैं। यानी हम अगर गलत कार्य करेंगे तो हमें कोई न कोई आपदा घेर के रखेगी। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर गुणवत्ता रखना और कर्म की गुणवत्ता को समझना और उसके प्रारूप को आगे कैसे किया जाए उस पर, जैसे मैं आप कल देख रहा था कि हमारे देश में दिल्ली के अंदर एक नोएडा में एक 2 मंजिला मंजिल जो कि गलत ढंग से बनाई गई थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसको मतलब विस्फोटक से उड़ा दिया गया, और जो कि गलत ढंग से बनी थी। और सरकार ने उसमें जब न्यायालय का आदेश आया तो उसके बाद उसको ध्वस्त करने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया, इतना बड़ा वहाँ पर अपना जोर लगाया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने गलत कार्यों को आगे को कोई व्यक्ति नहीं करेगा, इस प्रकार से गलत निर्माण नहीं करेगा, गलत कार्य को नहीं, इसकी एक सीख मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमारा न्यायालय का आदेश था, उस आदेश के अनुसार उसको ध्वस्त किया गया। ध्वस्त करने पर इतने लोगों का मस्तिष्क काम किया जिससे कि वह आराम से और सुविचारित रूप से उसका ध्वस्तीकरण हुआ। और जीवन में हर एक इंसान को गलत कार्यों को करने के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसको आगे इस बात को हमारे सामने लगता है, हमारे आने वाले भविष्य में गलत कार्यों को करने के लिए लोगों को इस प्रकार का प्रेरणा मिलेगी। ये इस प्रकार का एक संदेश जाएगा, यह विश्व के लिए एक संदेश है। दोस्तों, गलत कार्य करने का क्या परिणाम होता है? यही हुआ कि जो 400 करोड़ रुपए का बना हुआ इमारत थी उसको ध्वस्त करना पड़ा। ये सरकार की मजबूरी थी। ये हमारे न्याय अगर देश में नहीं होता तो हमारे गलत और सही कार्यों की प्रेरणा हमको नहीं मिलती। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, गलत कार्य करने का यही परिणाम होता है, उसको ध्वस्त सरकार को करना पड़ा। इसलिए कभी भी जीवन में गलत कार्यों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। कितना भी हमको फ़ायदा हो, कोई भी नई पीढ़ी है, नए आने वाले लोग हैं, अगर उनको कभी मौका मिल रहा है गलत कार्य करने का और वह गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम आने वाला अच्छा नहीं होता है। वह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। एक आदमी करेगा फिर दूसरा करेगा, तो ये हमारे कार्यों की सही संरचना नहीं है। हमको इन कार्यों को कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए एक सबक है, एक हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आगे को कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा संदेश देश में गया हुआ है, ये विश्व स्तर में गया है। इसीलिए कहा है दोस्तों, परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नई सुप्ता शिष्य बने प्रवसन्ति मुखे बने मुखी मृगा। यानी परिश्रम से ही हमारे कार्यों की सिद्धि होती है और उसमें सोच विचार से कोई भी कार्य या अनर्गल बैठने से, खाली विचार करने से कभी भी कार्यों की सिद्धि होती है। जिस प्रकार वन में सोया हुआ सिंह कभी भी अपने शिकार को नहीं प्राप्त कर सकता है, मृग को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो सोया कर सकता है। जब तक वह वन में भ्रमण नहीं करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, कार्य नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, अपने शिकार के लिए भ्रमण नहीं करेगा, तब तक उसको सफलता, उसका जीवन नहीं भर सकता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे मूलभूत रूप जो हमारी रोटी, कपड़ा और मकान है, उसको भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे कार्य अच्छे होंगे, हम अच्छे कार्य करेंगे, हमारे किसान अच्छा अन्न पैदा करेंगे, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वही हमारे कर्म क्षेत्रों का सबसे बड़ा रूप है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, विशाल रूप में अगर हम आंकलन करते हैं तो संपूर्ण विश्व मानवकृत कर्मों का प्रतिरूप है। इसीलिए मानव अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कर्मों का रूप परिवर्तित कर रूप बदल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन बदल जाता है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कोई भी मानव इस संसार में अवतरित होता है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की पूर्ति उसके अनुसार किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा के पश्चात प्राप्त होगी। और सोचने की बातें हैं दोस्तों, जो असंभावी है उसके परिणाम के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी क्या हमने को कार्य किया है उसका क्या परिणाम आएगा। अगर हमने अच्छे कार्य करेंगे निश्चित ही हमारे परिणाम अच्छे होंगे, कभी न कभी उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। इसकी हमको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, इसकी हमको कभी भी चिंता नहीं करती है। तो कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे तो हम जीवन में सार्थकता प्राप्त करेंगे। वह हम कभी कभी कर्म प्रधान होता है, लेकिन मनोवांछित कामना अनुसार फल नहीं मिलता है। ऐसे भी अवसर आते हैं जिसके कारण मानव अस्तित्व की में चिंता या अवसाद तक की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए कर्म की अविरलता में कभी इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है, कभी किन्हीं चूकवश मनोवांछित फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए दोनों अवस्था में अपने अस्तित्व को संभावों से संजोकर रखने की आवश्यकता है। दोस्तों ये भी होता है, हमारे कर्म एक ओर हमें सुनियोजित करते हैं तो कभी सार्थक परिणाम के अभाव के कारण विचलित कर देते हैं, लेकिन उस समय में हमको अपने संभाव बनाना चाहिए, हमको अडिग रखना चाहिए। इसी बिंदु पर हमें जीवन के फलाभावों की आसक्ति नहीं कभी भी जीवन में फल को प्राप्त करने की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ना चाहिए, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए इसे अवसाद मुक्त जीवन की शुरुआत की संज्ञा दी जाती है। अगर हम इस प्रकार के कार्य करेंगे, हम कार्य कर दिए, हमने ज़मीन में धरती में अनाज बो दिया किसान ने, अगर और अच्छी प्रकार सब कुछ कर दिया, अगर किन्हीं कारणवश वह अनाज अच्छा नहीं हो पाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई दैवीय आपदा आ जाती है, तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमको उसके परिणाम फलाभावों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उससे कभी अवसाद अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे संभाव होंगे, हमने अच्छे प्रकार कर्म किया होगा, निश्चित ही हमें सफलता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों इसीलिए हमारे जीवन में कर्म साधन भी है और हमारे चिंतन की भी साधना भी है। हमारे चिंतन की भी साधना है, कर्म हमारे जीवन की आधारशिला है और यह संपूर्ण जीवन की धार भी है, यह हमारे जीवन की धार भी है। इसीलिए गीता में निष्काम कर्मयोग को अधिक प्रमाणिकता दी गई है। दोस्तों गीता एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा ये शिक्षा दी कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यही हमारे जीवन का किसी भी विद्यार्थी को है, किसी भी मनुष्य को, किसी भी किसान को, कोई भी हम लोग हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कर्म की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे कर्मों में सार्थकता होगी, निश्चित ही हमें उनको फल हम लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही हमें उन कर्मों में आगे बढ़ने की प्रेरणा होगी। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रासंगिकता को प्रदान करने के लिए कर्म के प्रति समर्पण और सक्रियता रखने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर प्रत्येक नागरिक को अगर कर्म के प्रति समर्पण करने की भावना होगी और उसमें सक्रियता होगी, उसमें गुणवत्ता होगी, तो वह निश्चित ही आगे बढ़ेगा। गीता में कहा है दोस्तों, गीता में यही कहा है, यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणां तमांग पंडित सुधा त्यक्त्या कर्म फला संगम नित्य ततो निराशतो कर्मण्य अभि वर्ततो अभि नैव किंज करोति सह। अर्थात यस्य सर्व समारंभा कार्य संकल्प सिद्धता, अर्थात जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं तथा जिसके विकार ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं। यस्य ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणां तमाहु पंडित और सुधा, भस्म हो जाते हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखते हैं। त्यक्त्या कर्म फला संगम नित्य ततो निराशतो,
संसार में मोह त्याग कर परमात्मा के तल्लीन है। कर्म अभी वर्तरो अभिनैव किंज करोति सः। संसार में मोह त्याग कर परमात्मा में तल्लीन है, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। अतः कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्। तो दोस्तों, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं तथा जिसके विकार ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता है, संसार में मोह त्याग कर परमात्मा में तल्लीन है, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। दोस्तों, इसीलिए कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्। कभी न कभी हमको फल मिलेगा, हमको कभी की उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हम जिन अच्छी प्रकार पढ़ रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, अच्छी प्रकार पढ़ रहे हैं, अपना मन तन मन धन लगा करके, मन वचन लगा करके अगर कार्य का पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम अवश्य ही सफलता एक न दिन सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैंने यह अपने जीवन में अनुभव किया है। जिस मनुष्य का, जिस बच्चे का, किसी भी छात्र का है, छात्रा का है, कोई किसान है, कोई भी किसी भी कला किसी भी चीज़ में काम कर रहा है, उसका लक्ष्य निर्धारित होगा, कर्म में लक्ष्य होगा, तो वह कभी भी असफल नहीं होता है, वह हमेशा सफल होता है। दोस्तों, आप इसका प्रमाण देख लीजिए, अपने जीवन में इसको कृतार्थ करिए, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अतः सारा मानव समाज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कर्म को उपासना की संज्ञा देते हुए, मन वचन से अपने द्वारा संचालित कर्मों के सौजन्य से स्वयं के हित के साथ मानव समाज और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सृष्टि द्वारा जो भी जनित सभी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गौरवशाली इतिहास का सृजन करने की पहल होनी चाहिए। कदम से कदम आपस में सहयोग के भाव प्रदान करने चाहिए। इस यशवती रसवती और खूबसूरत दुनिया को सजो कर रखने के लिए निरंतर कर्म करते रहें। हमारे संपूर्ण कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है। अगर हम अपने कर्मों में संपूर्ण कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारी यही होती है कि हमारी जो यशवती रसवती और खूबसूरत दुनिया को सजो रखने के लिए हमें निरंतर अपने कर्मों के माध्यम से उसको और यशवान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अतः हमारे जीवन में कभी भी जीवन में सत्य में जयते कर्म ही पूजा है, इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी हमें जीवन में धैर्य नहीं खोना। कभी ये मैंने एक रचना की है, इसको आप सुनिए। कर्म के विषय में मैंने कहा है, धैर्य नहीं खोना कभी, तुम निराश न रोना तुम। धैर्य नहीं खोना कभी, तुम निराश रोना कभी। क्षण मात्र कभी भी करना आलस, सच्चे हृदय से कर्म करते रहना। हमारी हर कोशिशों की राहों पर पैर चुनती है सफलता। हमारी हर कोशिशों की राहों पर पैर चुनती है सफलता, मगर किस्मत के सहारे गले लगती है असफलता। मगर किस्मत के सहारे गले लगती है असफलता। अगर हम किस्मत के सहारे अगर खड़े रहेंगे, वही रहेंगे, तो हमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। कठिन परिश्रम से ही हमारी सफलता की पहचान है। कठिन परिश्रम ही हमारी सफलता की पहचान है। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की है। दोस्तों, हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की है, पस्त हौसलों ने सदा असफलता की दिशा दी है। पस्त हौसलों ने सदा असफलता की दिशा दी है। दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ जो उतरते हैं कारवां में, दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ जो उतरते हैं कारवां में, अडिग इरादों ने हमेशा नाकामी के छुड़ाते हैं छक्के। अडिग इरादों ने हमेशा नाकामी के छुड़ाए हैं छक्के। स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे हैं, स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे हैं, सफलता से उनसे ही मिलने के लिए हैं पक्के इरादे। सफलता ने ही उनसे मिलने के किए हैं पक्के इरादे। सफलता ने ही उनसे मिलने के किए हैं पक्के इरादे। दोस्तों, धैर्य नहीं खोना कभी, तुम निराश न होना रोना न कभी। तुम निराश न होना रोना कभी।
ये हमारे कर्मों की प्रधानता के बारे में मैंने अपने छोटे से भाव लिखे हैं। दोस्तों, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें तस फल साखा। इस बात को, इस तथ्य को कृतार्थ करते हुए हमें किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे छात्र आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश में जो भी कार्य हो रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा साक्षात्कार दे, अपने साक्षात्कार में अगर हम पढ़ाई में लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अपने पढ़ाई को, अपने जीवन को का एक उद्देश्य बनाएंगे, हमारे सिद्धांत निश्चित होने चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारे लक्ष्य होने चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे उद्देश्य होंगे, हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा, हमें कर्म करने की योग्यता होगी, हम किसी भी छोटे से छोटे कार्य से भी अपनी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि छोटे छोटे कार्यों को, कल उन्होंने जैसे कि मोटे अनाज के बारे में, मेटल्स के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे मोटे अनाजों को हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। और आज हमारे देश में मोटे अनाजों की कमी हो गई थी। उनको आगे बढ़ाने के लिए हर जगह से उनके पास संदेश आ रहे हैं। आज हमारे देश में जगह जगह नई नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नए नए कार्यकलाप हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि एक इंसान गोबर से प्राप्त करके उसको सुखा करके उसको गर्मियों में ठंड में जो है गर्मी से बचने के लिए, ठंडक का महसूस करने के लिए अपने बोरों में भर के उसका यूज़ करके गर्मी जाड़ों से बचते हैं। दूसरी ओर उसी को महीन करके खेती में उसका काम किया जाता है। तो इस प्रकार के स्टार्टअप की दुनिया में हम जी रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने डिजिटल के बारे में बताया, जो डिजिटल का युग है। आज डिजिटल के युग में हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने कार्य कुशलता में आगे बढ़े हैं। यही हमारी कार्य क्षेत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्हीं उदाहरणों से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारी नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। उनको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया है। जब तक हम नारी को कर्म क्षेत्र में बार नारियों के बारे में और युवा पीढ़ियों के बारे में अपनी रचनाएं करता हूं, और मुझे युवा पीढ़ियों से बहुत ही बड़ा लगाव है। मैं अपने देश के युवाओं की पूरी प्रशंसा करता हूं। हमारे युवा अपने देश में कार्य कर रहे हैं। एक छोटे से छोटे ठेले में काम करके बड़े से बड़े कार्य कर रहे हैं, जो IAS हैं, PCS हैं। हमारा 65% युवा जो है इस समय देश में तन मन और वचन से कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रात दिन आगे बढ़ रहा है। अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन हम किसी न किसी प्रकार अपने कार्य के बल से, अपने कर्मों के बल से आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच को अपना रहे हैं। वही हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि सब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। सेवा चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, या हम कोई धंधा करते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमारे कार्यों में गुणवत्ता होगी, हमें उसके प्रति लक्ष्य निर्धारित होगा, तो बड़े से बड़े कार्य हम करके देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यही हमारा सूत्र है। तो हमारे अंदर ये भावना चाहिए, जैसे कहा गया है कि जय किसान, जय जवान, जय किसान, और जय विज्ञान, जय अनुसंधान। हम इसके साथ एक चीज़ और जोड़ते हैं, जय मानव कल्याण, जय जन कल्याण। तो इस भावना से हमको जन का कल्याण, मानव कल्याण भी तब हो सकता है जब ये तीनों चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो अवश्य ही जन कल्याण होगा। इसी से विश्व की अच्छी संरचना होगी, इसी से विश्व में अच्छी भावना जाएंगी, अच्छे विचार जाएंगी। हमारा हर नागरिक आगे बढ़ेगा। हमारे हर नागरिकों के मनोबल को ऊंचा करने की आवश्यकता है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है। आज खेल जगत में हमारे भावी नागरिक जो हैं इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं, जो कि विश्व में प्रशंसा के पात्र बन रहे हैं।
चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल हो, भाला हो। आज हमारे वहाँ हमारे देश में खेल जगत में इतनी प्रतिभा आगे जा रही है कि विश्व में कभी भी हमारे देश की ऐसी इतनी उन्नति नहीं की, लेकिन इस समय हमारा खेल जगत में हमारा नाम आगे बढ़ा है। ये दोस्तों हमारे कर्मों का फल है। जो लोग उसको नाम ला रहे हैं, हमारे देश के नाम आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनके कार्यों का फल है। उन्होंने अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने प्रण लिया है, मन वचन और कर्म से उन्होंने प्रण लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को कर करके अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। यही हमारे कर्मों की प्रधानता है। अगर हम अपने कार्यों की प्रधानता को सोचें दोस्तों, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमको निपुणता होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें कर्मठता होनी चाहिए। इसी से हम और उसमें लगनशीलता होनी चाहिए। इसी से हम देश की उन्नति कर सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की का सहयोग कर सकता है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति को सीख सकता है। अगर हम कार्य करेंगे दूसरा भी हमसे सीखेगा। अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे दूसरा भी बैठा रहेगा। तो दोस्तों ये एक दूसरे से प्रेरणा हमको कार्य क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ेंगे तब दूसरा भी भावी नागरिक भी उसकी तरफ बढ़ेगा। यही मेरा देश के नाम या यही सभी लोगों के लिए मेरा ये संदेश है। दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से ये कहता हूँ, मैंने आज कर्म की प्रधानता के बारे में अपने विचार सभी के साथ प्रस्तुत किए, साझा किए और मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि इसको सुनिए और अगर आपको मेरा ये बातें अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। और हर इंसान को अपने कर्म के प्रति प्रधानता होनी चाहिए, कर्मों के प्रति लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अपने कर्मों से अपने परिवार, समाज, देश और विश्व में नाम कमाना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी संरचना होगी, यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होगा। इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारे देश की नीति है। इसी से हमारा देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा और हम विश्व के परिदृश्य में अपना नाम कमाने में सक्षम होंगे और हमारा नाम उजागर होगा। हमारा देश का हर नागरिक अपार प्रशंसा का सूचक होगा और उसका मनोबल आगे बढ़ेगा। और भावी पीढ़ी को हमें कर्म क्षेत्र में उतारने के लिए उनके लिए जो भी किया जाए वो भी कम है। मैं सरकार से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि हमें अपने भावी पीढ़ी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा भावी पीढ़ी अच्छा रहेगा तो हम सुख और चैन से सोएंगे, सुख और चैन से रहेंगे। यही उनके लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। यही हमारे हर नागरिक को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे देश का संकल्प होना चाहिए। इसी से हम समाज में अच्छी भाव पैदा कर सकते हैं, अपने देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। दोस्तों मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद करता हूँ, सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी कर्म पथ पर आगे बढ़ें, बढ़ते रहें। जय भारत, जय हिंदुस्तान, भारत माता की।